तो ये एक एग्जांपल है रेडार डिटेक्शन के हवाले से। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम यूज़ करेंगे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो सीक्वेंशियल टाइप का हो, कि अगर एक आउटपुट आ जाए और उस आउटपुट की बेस में हम देखना चाहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा आउटपुट, फ़र्ज़ करें अगर दो कॉइन्स को मैं टॉस करता हूँ तो पहले कॉइन में आपके पास हेड आता है, ठीक है। तो आप देखना चाहते हैं क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों टॉसेस में मेरे पास हेड आया। तो वो ये ऐसे फाइंड होगा कि आप देखेंगे कि पहले टॉस में हेड की प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड टॉस इज हेड गिवन दैट द फर्स्ट टॉस वाज हेड, ठीक है। तो इस किस्म की सीक्वेंशियल टाइप की एक्सपेरिमेंट्स में हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये एक एग्जांपल है। इसकी स्टेटमेंट आप पढ़ लें कि एक रेडार है वो एयरक्राफ्ट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। तो इफ़ एन एयरक्राफ्ट इज प्रेजेंट इन अ सर्टेन एरिया और रेडार करेक्टली रजिस्टर इट्स प्रेजेंस विद अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.99, ठीक है। तो रेडार की एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है, तो इसका मतलब है कि वो उस 99% प्रोबेबिलिटी है कि वो उसको रजिस्टर कर लेगा अगर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर रजिस्टर प्रेजेंट है, अगर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है तो रजिस्टर ना करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0.01 होगी, ठीक है। If it is not present, the radar falsely register an aircraft presence with a probability of 0.10. We assume that an aircraft is present with a probability of 0.05. What is the probability of the false alarm and the probability of misdetection? मुझे एक मिनट दीजिएगा, मैं अच्छा ठीक है। तो इसको अगर इस डायग्राम से देखें हम तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एयरक्राफ्ट प्रेजेंट एंड एयरक्राफ्ट नॉट प्रेजेंट। तो एयरक्राफ्ट के प्रेजेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है और एयरक्राफ्ट एब्सेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.95। फिर आगे क्या है कि अगर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है तो रेडार उसको करेक्टली रजिस्टर करता है, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है 0.99। और फिर एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है लेकिन रेडार उसको रजिस्टर नहीं करता, तो इसको मिस्ड डिटेक्शन आप कहेंगे, ठीक है। कि एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है और रेडार ने उसको रजिस्टर नहीं किया, इसका मतलब है कि रेडार ने उसको मिस कर दिया, ठीक है। और दूसरा सिनारियो क्या है कि एयरक्राफ्ट प्रेजेंट नहीं है और रेडार ने उसको इनकरेक्टली रजिस्टर किया, तो ये है फॉल्स अलार्म कि एयरक्राफ्ट प्रेजेंट नहीं था और रेडार ने उसकी प्रेजेंस डिटेक्ट की, तो ये फॉल्स अलार्म होगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एयरक्राफ्ट, चौथी सिनारियो क्या बनता है कि एयरक्राफ्ट प्रेजेंट नहीं है और रेडार ने उसको रजिस्टर नहीं किया, तो इस चीज़ की भी प्रोबेबिलिटी हाई होनी चाहिए अगर रेडार की एक्यूरेसी अच्छी है, ठीक है। तो ये डायग्राम क्लियर है? हेलो जी सर, क्लियर है। ठीक है। तो हमने फाइंड क्या करनी है, हमने बेसिकली मिस डिटेक्शन और फॉल्स अलार्म की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये जो एंड में आपको मिस डिटेक्शन या फॉल्स अलार्म नज़र आ रहा है, आप इसको फाइंड कर सकते हैं इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को, अगर आप इस को ट्रेस बैक करें कि इसको आप एक लीफ कंसिडर करें जो हमने डिस्कस किया था, और फिर रूट की तरफ मूव करें और दरमियान में जो जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं उन सबको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास फॉल्स अलार्म की आ जाएगी। और इस तरह मिस डिटेक्शन को एक लीफ कंसिडर करें और रूट की तरफ मूव करें तो आपके पास उस पाथ में जो जो प्रोबेबिलिटीज़ आ रही हैं उसको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास मिस डिटेक्शन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। सर ये लीफ और रूट वाली बात नहीं समझ आई। लीफ और रूट ये ना कि मैंने बताया था ना कि आपके पास कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो सीक्वेंशियल टाइप के होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं पीछे जाऊँ, ये कहाँ हमने डिस्कस किया था लीफ और रूट, शुरू में डिस्कस, हाँ ये इस तरह था ना ये वाला, कि आपके पास अगर एक एक्सपेरिमेंट, ये सीक्वेंशियल मॉडल को मैंने बताया था कि आप इसको इस स्क्वायर बॉक्स से भी शो कर सकते हैं और इस तरह लीफ रूट डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पर आपने 2 डाई रोल किए तो आपके पास कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो आप इसको 2 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आपने पहला डाई रोल किया तो आपके पास क्या पॉसिबल आउटकम्स है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और फॉर ईच पॉसिबल आउटकम इन द फर्स्ट रोल यू हैव 4 पॉसिबल आउटकम्स इन द सेकंड रोल, ठीक है ना। कि अगर पहले रोल में 1 आया तो फिर दूसरे रोल में 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है, ऐसा ही है ना। और इसी तरह अगर पहले रोल में आपके पास 2 आया तो दूसरे रोल में आपके पास 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी और 4 भी, और इसी तरह 3 और 4 के लिए बात 2 है। तो अब ये जो एंड पे आपके पास है ना, ये 1 1 1 2 1 3 1 4, ये सारे आपने लीव्स हैं, ठीक है। ये ट्री है, तो आपने अगर 1 1 ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है
अगर आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि ये 1 1 के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने मूव करना है फ्रॉम द लीफ टू द रूट, और उस पाथ में जो जो प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? सर ये मल्टीप्लाई क्यों करना है? ये तो 1/16 हो जाएगी ना इसकी प्रोबेबिलिटी। आपका माइक म्यूट है। सॉरी। अच्छा, आप कह रहे थे मल्टीप्लाई क्यों करना है, ये आप पूछ रहे थे ना? जी जी सर, ये 1 1 मतलब 1/16 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना, तो हम हाँ, मल्टीप्लाई क्यों करना है? मैं मैं ये कह रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन द फर्स्ट रोल एंड 1 इन द सेकंड रोल, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 है, ये तो ठीक है। ठीक है, लेकिन इसी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का एक अल्टरनेट वे भी है। वो अल्टरनेट वे क्या है? मिसाल के तौर पे आप फाइंड करना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन द फर्स्ट रोल इंटरसेक्शन 1 इन द सेकंड रोल, ये प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहते हैं ना? सही है। 1 इन द फर्स्ट रोल इंटरसेक्शन 1 इन द सेकंड रोल। तो अगर आप डायरेक्टली फाइंड कर लें 1/16, ये भी ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी इस, ये जो 1 1 वाली प्रोबेबिलिटी है, इस इंटरसेक्शन वाली जो प्रोबेबिलिटी है, इसको आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इन द फर्स्ट रोल multiplied by probability of getting 1 in the second roll given that you have 1 in the first roll। सही, ये कंडीशनल वन प्रोबेबिलिटी हो इंटू जाएगी। 1/4 हाँ मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा ना। हाँ, तो वो फिर इस तरह आएगा कि इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4 इस वाले की, कि आपके पास पहली स्टेज में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। जी ठीक है, सर। और फिर 1 से दूसरे रोल में भी 1 आए, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो भी 1/4 होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/4। गेटिंग 1 इन द सेकंड रोल गिवन यू हैव 1 इन द फर्स्ट रोल, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी वही प्रोबेबिलिटी आएगी जो आप डायरेक्टली बता रहे हैं 1/16। सही है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंशियल अप्रोच है जिसमें कैलकुलेट करना आसान है। जारी बात है, अब आपने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया ना, तो सैम्पल स्पेस का साइज थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, तो उस केस में आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं, बजाय कि 1/16 आप डायरेक्टली फाइंड आउट करें। अगर ये तो सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, कम्प्लेक्स केसेस में अगर आप देखें तो ये जो उसको आप डिवाइड करते हैं, ये आपको ईजी वे देता है टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। सही है। ठीक है, तो डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ करके भी आप उसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंशियल अप्रोच है। तो इसी तरह हम अभी जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, उस पर मैं दोबारा जाता हूँ। हाँ, ये आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस डिटेक्शन। तो मिस डिटेक्शन कब होगी? जब एयरक्राफ्ट प्रेजेंट हो, इंटरसेक्शन रडार उसको रजिस्टर ना करे, यही है मिस डिटेक्शन। हेलो? जी सर, यही होगी। हाँ, तो एक तो ये कि आपको डायरेक्टली फाइंड करना है, जिस तरह आपने वहाँ पे मुझे बताया था 1 1 की प्रोबेबिलिटी 1/16 है। तो अगर डायरेक्टली आप फाइंड कर नहीं सकते, डेटा ऐसा है, तो फिर उसमें आप इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एयरक्राफ्ट, probability, what is the probability that aircraft is present, which is 0.05, and given that aircraft is present, what is the probability that radar will not register its presence? वो है 0.01। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मिस डिटेक्शन आ जाएगी। ठीक है, यस सर। और इस तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स अलार्म क्या है? कि एयरक्राफ्ट एब्सेंट है और रडार ने उसको रजिस्टर कर लिया। इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है। तो इस इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट एयरक्राफ्ट इज नॉट प्रेजेंट एंड प्रोबेबिलिटी दैट रडार रजिस्टर इट्स प्रेजेंस गिवन दैट एयरक्राफ्ट इज नॉट प्रेजेंट। और ये सारा डेटा आपको गिवन है, तो जस्ट वैल्यूज आपने प्लग इन करनी है और 0.095 आ जाएगा। और ये वही प्रोबेबिलिटीज हैं जो कि मूविंग फ्रॉम द लीव्स टू द रूट, ये जो उस पाथ में प्रोबेबिलिटीज आ रही हैं वो ये वाली। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। कोई क्वेश्चन है इसमें? नो सर। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि वी सेट अप द ट्री सो दैट एन इवेंट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद द लीफ। We view the occurrence of the event as a sequence of steps, namely the traversal of branches along the path from the root to the leaf or from the leaf to the root, same है। ठीक है, we record the conditional probability associated with the branch of the trees. We obtain the probability of leaf by multiplying the probability recorded along the corresponding path of the tree। ठीक है, ये जो मैं बता रहा था ये उसने इस तरह वर्ड्स में यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा,
तो इसी आइडिया को अगर जनरलाइज करेंगे तो हम दो इवेंट्स के लिए देख रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, या इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। दोनों तरीकों से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये तो दो इवेंट्स की बात है। अगर मेरे पास n इवेंट्स हों, इन मैथमेटिकल टर्म्स वी आर डीलिंग विद एन इवेंट ए which occurs if and only if each one of the several events a1 to an has occurred। इवेंट ए कब ट्रू होगा, जब इन ये सारे अकर कर रहे हो a1 से लेकर an तक, तो इनके इंटरसेक्शन से बनता है ये इवेंट ए, ठीक है। The occurrence of A is viewed as an occurrence of A1 followed by the occurrence of A2 then of A3 etc. and is visualized as a path on the tree with n branches corresponding to the events A1 up to an। The probability of A is given by the following rule। अब ये इक्वेशन जो लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू इंटरसेक्शन AN, ठीक है। तो अगर मुझे ये बताएं कि जो इवेंट ए है वो अगर दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन होता A1 और A2 का, तो राइट साइड पे क्या आता, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2 गिवन A1, ये आता सिर्फ, बाकी टर्म्स कोई ना आती। ऐसा ही है ना? यस सर। अगर मेरा जो कैपिटल ए है वो इक्वल होता A1 इंटरसेक्शन A2 के इक्वल होता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 के इक्वल हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 को यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, अगर A1 और A2 के हो तो। ऐसा ही है ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने एरिया शेडेड उसमें शो किया हुआ है, सॉरी, ये जो पहली दो टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, ये जो पहली दो टर्म्स हैं, यस सर, इसको लिख सकता हूँ ना। तो A1 इंटरसेक्शन A2 क्या है, इवेंट है ना? यस सर। ठीक है, तो अगर इस A1 इंटरसेक्शन A2 को फर्ज करें मैं B कह दूँ, तो क्या पहली दो टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B? यस। ये दो टर्म्स हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये जो टर्म्स है ये, अगर A1 इंटरसेक्शन A2 जो है वो एक इवेंट है जिसको मैं कहता हूँ ये इवेंट B के इक्वल है, तो इस पूरी इन दोनों टर्म्स को मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यस सर। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे रीड कर सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन B हैज अकर्ड, अगर ये मैं तीसरी टर्म साथ में शामिल करना चाहूँ तो। यस सर। अच्छा, तो फिर अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इन तीनों टर्म्स को मिला के मैं कैसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A3 लिख सकता हूँ। यस सर। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B हो गया इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन B, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A3 हो जाएगा, और B की जगह अगर मैं कर दूं A1 इंटरसेक्शन A2, तो ये तीन टर्म्स मिलके क्या बनाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। और इसी तरह आप इसको एक्सटेंड कर दें। ठीक है, ये उसने बताया हुआ है कि अगर इसी को देखना प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये आ गया यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ठीक, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यहाँ पे आ गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, इसको ऐसे लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1। ठीक है, फिर ये वाली जो टर्म है इसको लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 A2। तो अब आप ये देखें, ये टर्म ये वाली जो टर्म है A1 इंटरसेक्शन A2, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, इस तरह A1 जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एंड पे आपके पास क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन AN। ये इस तरह डायगोनल में ये टर्म्स कैंसिल होती रहेंगी ना। यस। ये A1 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये A1 इंटरसेक्शन A2 इससे कैंसिल हो जाएगा, इस तरह अगले वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, तो लास्ट में आपके पास जो आखिरी न्यूमरेटर में टर्म आ रही होगी वो बचेगी, और वो क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ का प्रूफ है कि ये वाली चीज़ जो है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी का या कन्फ्यूजन है तो बता दें, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सर ये प्रूफ ज़रा दोबारा थोड़ा सा बता दें किस तरह हुआ है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सिंपल ना दो इवेंट्स के बारे में सोचें, तब आपको क्लियर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, अभी आप इसको भूल जाएं, ये जो बाकी टर्म है ना इसको भूल जाएं। सही। आप समझे कि लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 है। तो क्या मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 को ऐसे लिख सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1? सही है सर, लिख सकते हैं। लिख सकता हूँ ना, है ना? यस सर, लिखा जा सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू A2 गिवन A1, इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। जी इसको सर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, जो मैंने ब्लू में शेडेड शो की हुई है, ठीक है? तो अगर A1 इंटरसेक्शन A2 को मैं कोई और इवेंट कह दूँ कि ये मेरा इवेंट B है, सही। तो इस पूरी जो जो मैंने शेड की हुई इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B। यस सर, लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस पूरी टर्म को रिप्लेस करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो अगली टर्म क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन बी। B। ऐसा ही आएगा ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन B। ये जो A1 इंटरसेक्शन A2 डिनोमिनेटर में है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2, A1 इंटरसेक्शन A2 को मैंने B से रिप्लेस कर दिया, ठीक है? तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन B हो जाएगा। जी सर। तो अब मेरे पास ये जो टर्म्स हैं, ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं, ये क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ B इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन B। ऐसा ही है? ठीक है। हाँ, तो इसको अगर मैं A की फॉर्म A1 A2 की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है? तो सर फिर ये नीचे वेरीफाई किस तरह किया हुआ, नीचे P ऑफ A1 कैंसिल जो हो रहा है उसकी मुझे नहीं समझ आई। वो इस तरह वेरीफाई किया हुआ है कि ये देखें ना, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, तो कैसे होगा? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जो है अपनी जगह पे आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 के इक्वल, ठीक जी है? सर। ये जो है, ये आपको हाथ बना हुआ नजर आ रहा है या नहीं, सिर्फ मुझे नजर आता है ये? जी जी आ रहा है सर नज़र। अच्छा, तो ये जो अभी मेरा जो माउस जिस पॉइंट पे है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1, ये आ गया यहाँ पे अपनी जगह पे, ठीक है? जी सर। अब ये वाली जो चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे, या नहीं? ये जो दूसरी टर्म है ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको नीचे में ऐसे लिख सकता हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन यही है ना कि जिस इवेंट पे कंडीशन के उसका इंटरसेक्शन लें और प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 से डिवाइड करें, कंडीशनल इवेंट से डिवाइड करें। जी सर, ऐसे ही है। ऐसा है कि नहीं? ठीक है। बिल्कुल। और इसी तरह फिर मैं जो तीसरी टर्म है इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि कंडीशनिंग इवेंट के साथ इसका इंटरसेक्शन और फिर कंडीशनिंग इवेंट की प्रोबेबिलिटी से डिवाइड करूँ। जी सर, वही समझ फार्मूला आ जो अभी, गया। ठीक है? तो अब इस तरह आप एक्सपेंड करते हैं तो आप ये देखें कि A1 जो है ना, इस A1 से कैंसिल हो जाएगा, A1 इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 से कैंसिल हो जाएगा, A1 इंटरसेक्शन A3, A1 इंटरसेक्शन, तो एंड पे आपके पास रह जाएगा क्या, सिर्फ ये आखिरी टर्म की न्यूमरेटर वाली टर्म जो कि क्या होगी, वो यही होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 अप टू AN। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही है सर, समझ आ गई। ठीक है? तो ये Yes. उसने डायग्राम से ही बताया हुआ है कि अगर आप किसी इवेंट, फर्ज करें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला नोड है A1, ये वाला नोड जो है वो है A1 इंटरसेक्शन A2। तो अगर आपने इस नोड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 फाइंड करनी है तो आपको इस प्रोबेबिलिटी और इस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1। तो ये आपको देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है? और आप अब इस नोड पे आ जाएं, आप फाइंड करना चाहते हैं, ये उसने बताया भी हुआ है, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ये वाला नोड है। ठीक है? तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2, और इस नोड की प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। तो इसको आप जनरलाइज करते करते एंड तक ले जाएं तो वो वही फार्मूला बनेगा जो हमने पीछे डिस्कस किया, ये वाला, ये जो है। ठीक है, नजर आ रहा है ना ये वाला? Yes, sir. For the case of just two events A1 and A2, the multiplication rule is simply the definition of conditional probability. तो इसमें कोई क्वेश्चन है, क्लियर है? या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सर क्लियर है। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है, ये जरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लें। उसमें है ना सारे, उसमें दोबारा क्लास करना होगा, मैं तो
अभी ये फाइनल करेंगे ये प्रैक्टिस के हिसाब से प्रॉब्लम। ओ सॉरी सॉरी। तो फाइंड हमने क्या करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि 3 कार्ड जो भी उठाए उनमें से कोई हार्ट ना हो। हाँ, और वो जो कार्ड्स हम उठा रहे हैं वो विदाउट रिप्लेसमेंट उठा रहे हैं, ठीक है ना? तो मतलब अगर कार्ड एक दफ़ा उठा लिया तो उसको दोबारा वापस उस स्टैक में नहीं रखना बल्कि अलग से रखना है, ठीक है? विदाउट रिप्लेसमेंट है ये। तो 3 कार्ड्स अगर हम ड्रा करें तो वो इस इवेंट को मैं कैसे ट्रांसलेट करूँगा कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी, ये इवेंट उसने डिफाइन किया है दैट ith कार्ड इज़ नॉट अ हार्ट, और आई की वैल्यू 1 2 3 है। कि फर्स्ट कार्ड जो मैंने ड्रा किया वो भी हार्ट ना हो, इंटरसेक्शन। सेकंड कार्ड जो ड्रा किया वो भी हार्ट ना हो, इंटरसेक्शन। जो थर्ड कार्ड ड्रा किया वो भी हार्ट ना हो, यस सर। ठीक है ना? अगर ये तीनों इवेंट्स ट्रू होंगे तभी वो जो जो इवेंट, जिस इवेंट की मैं प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहा हूँ वो ट्रू होगा। तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 ये एक इवेंट है, ठीक है? इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो अगर 3 इवेंट्स हों तो कैसे फाइंड कर सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 गिवन A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 गिवन A1 इंटरसेक्शन A2। ऐसे ही है ना? यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 क्या होगी कि फर्स्ट कार्ड ड्रॉन इज नॉट अ हार्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हार्ट ना हो? वन बाई 52। नहीं, कितने कार्ड ऐसे हैं जो हार्ट नहीं है? पता नहीं सर। 39 है ना? 39। 13 यस सर। 39 कार्ड्स ऐसे हैं जो कि हार्ड नहीं है, ठीक है? तो 39/52 होगी ना? यस सर। नहीं समझ आई? 39 कहाँ से आया सर? आपके सर पास कितने टोटल हार्ट्स होते हैं? कितने 13 हार्ट्स और पेयर्स 13। होते हैं? 13 होते हैं। हाँ 13 के हिसाब से होता है, 13 के हिसाब से 4 डिवीजन होती हैं, ठीक है? अच्छा, सही सही तो सही। 13 कार्ड ऐसे हैं जो कि हार्ड हैं, ठीक है? और बाकी 39 ऐसे हैं जो नहीं हैं। यस सही। सर। पहला कार्ड आप ड्रा करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है? वो जाहिर बात है 39/52 होगा कि 39 ऐसे हैं जो हार्ड नहीं हो सकते, तो 39/52 होगा ना? यस सर। क्लियर है या कंफ्यूजन है अभी? अब क्लियर है सर। अच्छा, अगर ये पूछूं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप कार्ड ड्रा करें और वो हार्ट हो, तो फिर आप क्या कहेंगे? 13/52। 13/52, क्योंकि वो 13 है, ठीक है ना? 13/52। और अब इसका रिवर्स देख लें तो वो क्या होगा? 39/52। तो अब दूसरा क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा कार्ड जो आप ड्रा करें वो हार्ड ना हो? इसका क्या होगा? 38 पे तो टोटल कार्ड आपके पास कितने रह गए? एक आपने ड्रा कर दिया, वो तो 51। विदाउट रिप्लेसमेंट 51 रहेगा। अब 51 में से जो है ना आपने देखने हैं, तो 38 51 में से 13 जो हैं वो तो वो हैं हार्ड, और जो रिमेनिंग 38 है वो नहीं है, ठीक है ना? तो 38/51 होगी। समझ आइए? जी सर, आगे समझ। और इसी तरह कि तीसरा कार्ड भी जो है वो ना हो तो वो क्या होगी? अब 37। दो जब ड्रा कर दिए तो आपके पास 50 रह जाएंगे, और उस 50 में से जो है वो 13 जो है तो वो नहीं है, वो हार्ड है, और बाकी 37 नहीं है, तो 37/50। तो इन तीनों प्रोबेबिलिटीज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आपका डिजायर्ड इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है? यस सर। सर इसमें हमारा डिजायर्ड इवेंट क्या था? डिजायर्ड इवेंट ये था हमारा डिजायर्ड इवेंट। None of the 3 cards is a heart। सही, ठीक हो गया तो सर। वो कब ट्रू होगा? जब A1 इंटरसेक्शन A2 और इंटरसेक्शन A3 जो है वो सेटिस्फाइड हो। सही हो गया सर, ठीक हो गया ना? समझ आ गया। यस सर।
ठीक है, अब इसी तरह अगर आपने फ़र्ज़ करें कि फाइंड करनी है फर्स्ट इज़ नॉट अ हार्ट एंड सेकंड इज़ अ हार्ट, तो वो जस्ट इन दो की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह फर्स्ट टू आर नॉट हार्ट एंड थर्ड इज़ अ हार्ट, तो वो इन तीन की प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये उसने उधर बनाया भी हुआ है हार्ट, ये वो उसने ना, चूँकि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को यूज़ कर रहे हैं इसलिए उसने इस एक्सपेरिमेंट को सीक्वेंशियल अप्रोच से वो किया हुआ है। पहला कार्ड हार्ट ना हो इसकी प्रोबेबिलिटी 39/52 है, और अगर हो तो वो 13/52 है। तो अगर पहला हार्ट ना हो तो फिर रिमेनिंग कार्ड जो है ना वो, ये प्रोबेबिलिटीज़ जो है ना वो मल्टीप्लाई हमने की है ना अभी, जो हमारा डिजायर्ड इवेंट था वो यहाँ पे लाई कर रहा था, और बाकी जो दो हैं वो आप इसमें से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सर ये 13/51 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है? 13/51 से इसलिए कर रहा है कि उसने इवेंट क्या है, फर्स्ट इज़ नॉट अ हार्ट एंड सेकंड इज़ अ हार्ट, वो फर्स्ट इज नॉट हार्ट क्या होगा, वो तो 39/52 आ जाएगा। और अब उसका इंटरसेक्शन लेना ना, सेकंड इज अ हार्ट गिवन दैट अच्छा सही फर्स्ट इज नॉट अ हार्ट। सही हो अब ये गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये 13/51 है ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये वाली, ये ठीक है सेकंड इज अ हार्ट, ये सेकंड है ना, सेकंड इज अ हार्ट गिवन दैट फर्स्ट इज नॉट अ हार्ट। सही। और सर जब दो होंगे तो उसमें फिर 13/50 कैसे आ गया ये? दो में से किधर आया, मतलब ये सेकंड वाला जो है 13/50 हो गया ना? सेकंड ये थर्ड है ना, फर्स्ट टू कार्ड्स आर नॉट हार्ट, तो ये उनकी तो आ गई। 39/52 ये वाली प्रोबेबिलिटी, फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी 38/51 वाली, और उसके बाद थर्ड इज अ हार्ट, तो ये आ जाएगा, क्योंकि आप दो कार्ड्स आपने निकाल लिए, आपके पास पीछे 50 रहेगा, उन 50 में से हार्ट के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13 है ना, क्योंकि 13 कार्ड्स होते हैं। सही हो गया, सही है सर। ठीक है, अच्छा ये जो है ना आप लोगों के, आ जाओ, ये आप लोगों ने असाइनमेंट जमा करानी है, ये एग्जांपल 1.1.1